सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम जो है वो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एंड जो हमारा सब्जेक्ट है वही है जिसकी प्लेलिस्ट आप देख रहे हो, DUSCC पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, उसका हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आप चेक कर लेना, वो भी देख लेना एक बार। यूनिट 2 भी फटाफट खत्म कर देंगे इस वीडियो में, हम हाफ कंप्लीट कर देंगे टिल रियल एस्टेट तक। और उसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम ये जो 4 टॉपिक्स है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता क्या है। तो जो अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हमारा इन्वॉल्व होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट गोल्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है, इसमें हम प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, हमारा गोल क्या है। क्या हमारा गोल सेफ है, जैसे जो ओल्ड एज के लोग होते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने दादाजी वगैरह को, वो अपना पैसा FD में डालने में खुश हैं, क्योंकि उन्हें वो कहते हैं कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, और मुझे अगर 9% का भी ब्याज मिलता है साल का, तो मेरे पास हो गए 9 लाख रुपए सालाना, मतलब इट विल बी क्लोज टू अराउंड 70 to 75,000 पर मंथ। तो कहेंगे मेरा तो इसमें घर चल जाएगा आराम से। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग प्लान टू अचीव दिस गोल्स। ठीक है, ये हो गया। और जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अचीव करने में। जो अगर आप मान लो आपका गोल है कि आपको मान लो कि सपोज यू आर इन फर्स्ट ईयर, आपका गोल है कि आपको 3rd ईयर तक एक बहुत बढ़िया वाली सुपर बाइक चाहिए। ठीक है, तो ये आपको गोल को अचीव करने के लिए करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी, और उस सेविंग को आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसका रिटर्न बहुत हाई हो। पर जाहिर सी बात है, रिटर्न हाई होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। तो आपको इस तरीके से प्लान करना होता है कि आपका रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी आपको ऑप्टिमल मिल जाए। ये होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात अब पढ़ लेते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है वो हेल्प करता है हमें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना गोल से ढूंढते हैं, हमारा गोल क्या है, क्या हमें सेफ रहना है, क्या हम रिस्क लेने के लिए हमारे अंदर रिस्क टॉलरेंस है नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल देखता है कि जो उसका उनका जो फाइनेंशियल गोल है, जो उन्हें पैसा चाहिए वो शॉर्ट टर्म के अंदर चाहिए या लॉन्ग टर्म के अंदर चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मेथड यूज करेंगे। वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो अलग उनकी प्रैक्टिस रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो अलग प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो वो यही डिसाइड करेंगे कितना मनी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। ठीक है, और कितना पैसा चाहिए उन्हें वो गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल हो गया। दूसरा एक्सेस एसेस रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, सबसे रिस्क टॉलरेंस चेक करते हैं वो कि उस बंदे में रिस्क एपिटाइट कितना है, कि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो हाई रिटर्न के लिए भी भाग सकता है। वहीं अगर वो बंदा उसको रिस्क चाहिए ही नहीं तो बोलेंगे भैया तू अपना पैसा FD में डाल दे, या ऐसी कोई सेफ जगह पे डाल दे। ठीक है, तो ऐसे रिस्क टॉलरेंस मतलब ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस होता है कि रिस्क लेने की क्षमता। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस जिन लोगों के अंदर रिस्क टॉलरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस होती है और रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये वो एसेस देखते हैं, अपना देखते हैं उनका जो रिस्क लेने की क्षमता है वो कितनी है, क्या वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अपने पैसों पे या नहीं ले सकते, और उसी अकॉर्डिंग वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल देने में, पहले मैं एग्जाम्पल देता नहीं था एक बार बताऊं तो, पर एक बच्चे ने टोका कमेंट सेक्शन में कि भाई एग्जाम्पल दिया करो। अब मैं भर भर के एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करो, जिससे और अच्छे से समझ आए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक, जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का पता हो, या मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं, आपके अकॉर्डिंग जो लार्ज कंपनी होगी वो ज्यादा रिस्की होगी या फिर जो स्मॉल कंपनी होगी वो ज्यादा रिस्की होगी? तो इसमें जो थोड़ा सा रैशनल बंदा वो बता देगा कि भाई जैसे शॉर्ट जो स्मॉल कंपनीज होगी वो तो नई नई बनी है, वो तो कभी बंद होके जा सकती है। वहीं पर जो लंबी कंपनीज होंगी, लॉन्ग टर्म कंपनीज होंगी, वो जल्दी बंद नहीं होंगी। ये तो जाहिर सी बात है जो मेच्योर कंपनीज होंगी, से टाटा, तो वो सब तो बंद होने के चांसेस कम है, तो वो रिस्की कम है। वेर एज अगर कोई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो स्टॉप, बहुत छोटी सी कंपनी है, कोई जानता भी नहीं है इसे, तो इसकी रिस्क, ये इसमें पैसा लगाना कि रिस्की ज्यादा होगा या कम रिस्की होगा?
एज कम्पेयर टू टाटा। टाटा में कम रिस्की होगा, मेरे बिजनेस में पैसे लगाना ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि मैं नया नया हूँ, राइट। तो ऐसे इसको समझना है रिस्क टॉलरेंस को, ठीक है। और रिस्केबिलिटी के अकॉर्डिंग ही तुम पैसा डालो। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, अगर आपको लगता है कि भाई जो स्टूडियो स्टॉप पे आने वाले में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो पैसा डाल दो, अपना स्टेक डाल दो इसमें, तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। वहीं अगर आप टाटा में डालोगे तो आपको पता है टाटा तो देगा ही देगा रिटर्न, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये होता है। तो ये एसेस रिस्क टॉलरेंस हो गया। दूसरा सर थर्ड स्टेप इज डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। इसमें ये करते हैं हम जो वेरियस प्लेथोरा ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया, हम इसमें डिटरमाइन करते हैं हमें किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं कि किस किस जगह पे पैसा लगाएं, राइट। और फिर कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है उन्हें रिसर्च करना चाहिए टूवर्ड्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि जो इन्वेस्टर होता है वो अलग अलग उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखना चाहिए, उसे एफडी के बारे में भी जानना चाहिए, रियल एस्टेट के बारे में भी जानना चाहिए, एंड उसे वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो अलाइन करे उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस से, ठीक है। जो इसके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल को अलाइन करेगा वो पाथ उसे चूज करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज, अब ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कर लिया, डिसाइड कर लिया कहाँ कहाँ से पैसा आप वो लगा सकते हो, निवेश कर सकते हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब ये सब करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से उस चीज को अचीव करना है, कि कौन से सेक्टर में से रियल एस्टेट में कितना डालना है, एफडी में कितना डालना है, म्यूचुअल फंड में कितना डालना है, स्टॉक्स में कितना डालना है, ठीक है। ये आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा पूरा। ये प्लान आप लोग तो बना नहीं पाते, मतलब बना लोगे पर आपका जो प्लान होगा वो बहुत मतलब देयर आर लेस चांसेस कि वो सक्सेसफुल हो। वेराइज अगर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हो तो वो आपका बहुत प्यारा सा वो बना देगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना देगा, तो इसलिए लोग इन लोगों के पास जाते हैं। फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं ये एसेंशियल टू इंश्योर दैट प्लान इज ऑन ट्रैक, ठीक है। इसमें मान लो आपने प्लान बना दिया, हर जगह आपने निवेश कर दिया, 1 करोड़ रुपए, मान लो 2 करोड़ का पे बजट था, 1 करोड़ रुपए आपने रियल एस्टेट में डाल दिए, 20 लाख की एफडी करा दी, और 30 लाख स्टॉक्स में डाल दिए, रिमेनिंग के 50 लाख के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो अब मान लो कि ये रियल एस्टेट में वो हो गया, क्रैश आ गया रियल एस्टेट में, तो उस केस में तो आपका बहुत गंदा नुकसान हो जाएगा। तो आपको डे टू डे मॉनिटर करना होगा ये कि आपने जहाँ पैसा लगाया है वहां से रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दो, बेच दो, सेल कर दो, जो भी है, और एक रिक्रिएट करो एक इन्वेस्टमेंट प्लान अपना दोबारा से, राइट। ठीक है, तो बस यही था, यही स्टेप्स थे हमारे। नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी से जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं हम कि कहाँ का पैसा निवेश करना है, वो हेल्प करता है हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। मतलब कि जो भी हमारा फाइनेंशियल गोल है, इन्वेस्टमेंट प्लान करी हमने, पूरा लेआउट प्रिपेयर कर दिया, उससे हम जो हमारा जो गोल था, से सुपर बाइक खरीदने का या कॉलेज की फी पे करने का एनुअली, वो पूरा कर सकते हो आप अगर आपका पास पूरा प्लान है और आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं उस लेवल के। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन, आप अपनी वेल्थ इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप सब कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप अपने पार्टीज वगैरह पे थोड़ा कम जाके या थोड़ा फिजूल खर्चा कम करके कैंटीन वगैरह पे, अगर आप 2,000 रुपये महीना भी अगर आप रोज का वो SIP करा देते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर लोगे और आपके पेरेंट्स को मतलब शौक हो जाएगा देखिए कि इस बंदे को इतना पैसा आया कहाँ से, राइट। तो ये वेल्थ एक्यूमुलेशन हो गया। थर्ड वन इज टैक्स बेनिफिट। मान लो अभी तो आप जॉब वो क्या कहते हैं कॉलेज में ही ऊपर अगर आप जॉब करते हो तो इसमें अगर आप स्टॉक्स में या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो जो जहां तक मुझे याद है, जिन जिन जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो वहां से आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, अगर मान लो स्टॉक्स वगैरह में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो। डाइवर्सिफिकेशन, ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो आप तो उसमें आप सारे सेक्टर्स की तरफ देखोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये बेनिफिट्स हो गए। अब बात करते हैं प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है हमारे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को।
ठीक है, इसे मॉनिटर करते हैं हम द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का वो क्या होता है, इज टू जनरेट इनकम ओवर टाइम। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, इनकम जनरेट करना ओवर टाइम। ठीक है, पूरे साल भर में या पूरे टाइम पे पीरियड में इनकम को जनरेट करना, ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस। ठीक है, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड वेरियस एसेट क्लासेस। तो क्या कहें कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है जो हम अर्न करते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आरओआई क्या होता है, आरओआई होता है हमारा जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, और आरओआई डिपेंड करता है हमारा वेरियस एसेट क्लासेस पे। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर भी आपने निवेश करा है उसमें बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वो हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एसेट क्लास हमारी क्या है, मोस्ट कॉमन एसेट क्लासेस है हमारी इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट। ठीक है, हम कहाँ कौन कौन सी कॉमन एसेट क्लासेस यहाँ पे पैसे निवेश करते हैं, वो इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या रियल एस्टेट। और सब में रिस्क अलग अलग होता है, सब में रिस्क स्प्रेडेड होता है, कहीं पर ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है। जनरली आपका इक्विटीज में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम रियल एस्टेट में होता है, और सबसे कम आपका फिक्स्ड इनकम में होता है, उसमें सूखा पैसा मिलता है आपको। रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है रेफर्स टू दी अनसर्टेनिटी टू ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जहाँ रिस्क का मतलब क्या होगा, मैंने बोला ना कि इसमें रिस्क ज्यादा है, मतलब इसमें चांसेस ये भी हैं कि आपके पैसे डूब सकते हैं। रिटर्न आने के जो चांसेस हैं, अगर मान लो प्लान उनका सक्सेसफुल हुआ, स्टूडियो स्टॉप एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा, अभी वो 1000 पे ही है, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा, तो उसके उस पर रिटर्न जो लोग आज इन्वेस्ट करेंगे उसमें मान लो उनका जो रिटर्न हो जाएगा वो 100 टाइम्स हो जाएगा, राइट। वहीं अगर मान लो ये चैनल डूब गया, मान लो आपने मेरे उस पे मेरे चैनल मतलब मेरा जो स्टार्टअप है स्टूडियो स्टॉप, वो खाली चैनल पे कन्फाइन नहीं है, बहुत मेरे लगा पड़ा हूँ मैं। तो मान लो आपने स्टूडियो स्टॉप पे इन्वेस्ट करा 2 लाख रुपए फॉर 10% ऑफ इक्विटी, तो मतलब कितना बना, 20 लाख की वैल्यूएशन पे खरीदा आपने। ठीक है, तो वहीं अगर आपने ये 20 लाख की वैल्यूएशन में खरीदा और ये 20 लाख का जो स्टार्टअप था ये मान लो 20 करोड़ पे पहुंच गया, तो आपका पैसा सीधा हो गया 100 टाइम्स हो गया। तो ये होता है रिस्क, पर इसमें चांसेस है कि आपके जो पैसे हैं वो डूब भी सकते हैं, 2 लाख रुपए आपके डूब भी सकते हैं, नहीं डूब, और उड़ने को आप के 2 लाख के 2 करोड़ भी बन सकता है। तो ये हाई रिस्क ही हो गया, मतलब जीरो हीरो हो सकता है आपका पूरा। ठीक है, यही सब था आपका कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस। और तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमने जहां जहां पैसा निवेश कर रखा है उसमें हमारा रिटर्न क्या आ रहा है। पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है, पोर्टफोलियो आपका होता है कि वो जगह जहां से आपको पास रिटर्न आ रहा है, जहां जहां आपने निवेश कर रखा है, उन सब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो हम मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न हम इसमें जानते हैं कि जैसे अगर कितना आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है और कितना आपका रिटर्न होता है, ये कंप्यूट करना आप देखेंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न एक वेटेड एवरेज होता है। मतलब ये एक एवरेज होता है ऑफ द रिटर्न ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने जहां जहां निवेश कर रखा है पैसा, उस पर आपको वेटेड एवरेज कितना मिल रहा है। सपोज कि मान लो आपने रियल एस्टेट में डाल रखा है पैसा, वहां से 10% आ रहा है और इक्विटीज से 8% आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उसको आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे कि इसकी एक वेटेड एवरेज निकालोगे पूरे की, कि पूरे का कितना आ रहा है, और जो नेट रिटर्न आएगा वो बताओगे कि इतना आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, पोर्टफोलियो रिस्क होता है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस कितने हैं जहां जहां आपने पैसा लगाया। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी होती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस साल आपको 12% मिल जाएगा, पर कुछ आपदा आ गई, उसमें आपका जो रिटर्न 12% आना तो छोड़ो, 6% के नेगेटिव में चला गया, तो ये हो गया पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न का जो मेजरमेंट होता है एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है कि आपको निकालना कि कितना रिस्क है उस चीज पर और कितना उस पर रिटर्न मिल रहा है। ये निकालने से क्या होगा, एक आप अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना पाओगे अपने पोर्टफोलियो के लिए, कीपिंग इन माइंड रिस्क टॉलरेंस। हाँ ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। अगर वो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो भाई जाओ, जितना रिस्क लेना है लो, और रिटर्न भी आपको हाई मिल सकते हैं, वहीं आपके पैसे डूब भी सकते हैं। वेराइज आप हो ऐसे कि थोड़े से कंजर्वेटिव, आपको रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में या उससे भी सेफ कहूँ तो एफडी में डाल के छोड़ दो, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता रहेगा फिर भी विदाउट एनी रिस्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन।
तो ये क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, इसमें हम इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन वैरायटी ऑफ एसेट टू रिड्यूस रिस्क। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, आप अलग अलग सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे सेक्टर ही एक बारी में गिर जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, आप रियल एस्टेट में भी डाल दिए, बॉन्ड्स में भी डाल दिए, एफडी में भी, इक्विटी में भी। ऐसा तो नहीं है चारों मार्केट ही क्रैश कर देंगे एक ही बारी में। तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन जो आपका रिस्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट मिक्स चूज करते हैं जिससे आप का जो रिस्क है वो मैनेज हो सके। और जो की होती है सक्सेसफुल पोर्टफोलियो फॉर्मेशन की इज टू इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ एसेट क्लास एंड टू इंश्योर पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। ठीक है, तो की जो होती है आपकी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो फॉर्मेशन की, वो क्या होती है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ एसेट क्लास में और इंश्योर करते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है हमारा पोर्टफोलियो, राइट। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो फॉर्मेशन हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, दैट इज गोल्ड बॉन्ड। मैंने बोला था रियल एस्टेट भी कराऊंगा, पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ रियल एस्टेट के। ड्यू टू होली मैं रियल एस्टेट के वो बनाना भूल गया था, तो अभी मैं बनाऊंगा उसका रियल एस्टेट और बाकी का नोट्स। फ्रेश नोट बन रहा है आपका, आप देख ही सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर का तो नहीं पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं पूरा फ्रेश बनाता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, खुद से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, और जो टीचर्स आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस से हैं उनकी हेल्प लेता हूँ, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर होते हैं और आपके पास शेयर होते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आज के में हम ये गोल्ड बॉन्ड वाला निपटा लेते हैं। ठीक, गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड हमारा होता है, ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं। मतलब गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आप फिजिकल गोल्ड खरीदे बिना आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, जिसमें आप गोल्ड को खरीद तो लेते हो पर फिजिकल गोल्ड नहीं होता आपके पास, डिजिटल गोल्ड होता है, ये होता है गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स देता है आपको। जैसे मान लो कि जैसे अगर मान लो गोल्ड खरीद लेते हो अपने पास, तो उसमें क्या आपको कोई ब्याज मिलेगा, फिजिकल गोल्ड खरीदने पे नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप डिजिटल गोल्ड या कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो आपके पास गोल्ड भी रहेगा, साथ साथ आपको उस पर ब्याज भी मिल रहा होगा। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इस गोल्ड बॉन्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ से फायदा है। टैक्स बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है इस पे, गोल्ड बॉन्ड के ये फायदे हैं। अब जो रियल एस्टेट का कल करा देंगे, मैंने आपको रीजन पूरा दे दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी अप। चलो, टेक केयर, बाय बाय।